हेलो 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 हेलो। चलो। बताओ भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे बड़ा बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, बोलोगे जल्दी। अच्छा, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो कुछ नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो नहीं होता है। कितने टाइप का बॉन्ड होता है? हम्म। कौन कौन सा बोलो। कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट। बोलो, लाइन से बोलो। कोवेलेंट। आयनिक। को। और। बस। बस। हाँ। सिंगल बॉन्ड। ठीक है। इसके अंदर और कौन सा बॉन्ड होता है? बताओ। बॉन्ड तक का नाम नहीं याद है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। इतना सारा बॉन्ड होता है। पढ़ना क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन सा बॉन्ड का बात होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है समझोगे? ऐसा बॉन्ड जो लोन पेयर के डोनेशन से बने। किससे बने? जैसे अगर हम बात करें NH3, NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ या ना? इसके पास दो क्या होता है? अगर ये अपना लोन पेयर किसी को दे दे, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर लो, NO2, कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर? N डबल बॉन्ड O, ये ऐसे करके, और इसको ऐसे बनाते हैं। याद है नहीं याद है? यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ प्लस। तो यही बॉन्ड क्या कहलाता है? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। है ना? इसको अपना तीन बनाना था, एक माइनस एक प्लस करके बैलेंस किया। यही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ब्रांच, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में बताएगा, वही क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर सर क्या लिखे हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। ठीक है। अभी तक आप जो भी फॉर्मूला देखते आए केमिस्ट्री का, कैसे देखते आए हो? नॉर्मल ऐसा, जैसे H2O लिखा होगा, Na2CO3 लिखा होगा, Na2CO3.10 H2O लिखा होगा, इसी टाइप का फॉर्मूला देखते आए हो। अब जो फॉर्मूला होगा वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होगा इस तरह से। मान लो यहाँ पर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, Pt, और यहाँ पर ऐसे लिखा होगा H2O6, यहाँ पे लिखा होगा Cl-। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसी का सारा कहानी है इस चैप्टर के अंदर में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा। जैसे अगला है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नोट्स, सर वाला नोट्स भी देखो किसके किसके पास है। सर का नोट्स तो सबके पास होगा ना, और किसी के पास नहीं है? तो देखिए सर का नोट्स भी देखिए। द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड विथ नंबर ऑफ ग्रुप एटम। थोड़ा अच्छा, चलो पहले समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के लिए, कॉम्प्लेक्स एक उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी समझोगे, यहाँ पर बहुत सारा नाम आएगा और बार बार हम बताएंगे नहीं क्या होता है। देखोगे यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल। ये जो पूरा बचा इसको बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं? जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये वाला पार्ट प्लस में और ये वाला पार्ट किस में निकलेगा? Cl माइनस में। तो ये क्या बनाता है? एनायन। क्या होता है? और यहाँ पर K पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो ये क्या होगा? कैटायन। तो एनायन कैटायन बाहर में रहता है, सेंट्रल मेटल एटम बीच में होगा, और CN6 जो है वो आपका क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। अब लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बना दूं,
CN6 H2O3 NH3 होल ट्वाइस Cl। तो यहाँ पर कितने लिगेंड हो गए? 3 लिगेंड, एक सेंट्रल मेटम, एक एटम, एक केटायन और एक एनायन। इस तरह से पहचान करना है। क्लियर है बात? तो वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम लिंक्ड हो अलग एटम से, किसके साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। यानी यहाँ पर जो इन सब के साथ लिंक होगा, ये कौन सा बॉन्ड यहाँ पर बना रहा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो इसका इस तरह के कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये कितने टाइप का होता है? तो एक पर हो सकता है प्लस चार्ज होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स पर हो सकता है माइनस चार्ज हो, पूरा कॉम्प्लेक्स हो सकता है न्यूट्रल हो। तो जिस पे प्लस चार्ज होगा उसको कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल FeCN होल 6 2+। यहाँ पे कुछ और मान लो, चलो Na मान लेते हैं। तो ये पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, तो इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? कैटायनिक। अगर माइनस होता तो एनायनिक, और कुछ ना हो तो न्यूट्रल। तो यही 3 टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। चलिए इसके बाद अब हम अपने नोट्स पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वार्नर। क्या नाम था? वार्नर, डेविड वार्नर नहीं, ठीक है ना, नॉर्मल वार्नर। वार्नर्स थ्योरी, वार्नर्स थ्योरी। कोई पूछेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है भी हर बोर्ड में, ध्यान से देखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड सबसे पहले किसने थ्योरी दिया था? वहां पे नाम था 4 साइंटिस्ट का, जवाब क्या होगा? वार्नर थ्योरी होगा। ठीक है, क्या बोला था वार्नर ने? पढ़ोगे? वैलेंस, सेकेंडरी, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का बात किया था कौन? वार्नर ने अपने थ्योरी के अंदर में। अब जानना है आपको कि प्राइमरी वैलेंस क्या होता है और सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है। प्राइमरी वैलेंस और दूसरा सेकेंडरी। बहुत नंबर देके जाएगा ये चैप्टर, याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत बनता है। हाँ बिल्कुल आता है। प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस पढ़ोगे। प्राइमरी वैलेंस क्या होता है? आयोनाइजेबल, इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। ऑक्सीडेशन नंबर तो पढ़ा चुके हैं इससे पहले बहुत सारा। तो यानी यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा? ये। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही क्या कहलाएगा? एग्जाम में डायरेक्ट आता है। प्राइमरी वैलेंस बताइए, बच्चा कंफ्यूज। तो क्या होना चाहिए? जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका, सेंट्रल एटम, उसी का क्या है? ऑक्सीडेशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी एक नया चीज आएगा, सेकेंडरी वैलेंस किसके बराबर होता है भाई? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। और दोनों बात किसका करना? ऑक्सीडेशन या कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम Fe हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम डी ब्लॉक का एलिमेंट भरा पड़ा रहेगा, उसी को बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी चेक करना सिखाएंगे, परेशान मत हो। अभी निकालना सिखाएंगे, तुमको पता होगा, धीरे धीरे पता चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। CONH3 होल 6 होल 6, बाहर में क्या है? Cl3। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? इसका बोल रहा है कि हमको प्राइमरी वैलेंस निकाल के बताइए और सेकेंडरी वैलेंस निकाल के बताइए। तो प्राइमरी वैलेंस का क्या मतलब है भाई? का ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट, यही है ना। इसका क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। पता होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको। तो X, अच्छा, प्लस। अब ये पूरा एक लिगेंड है, ठीक है। और आगे चल के अभी हम बताएंगे कि NH3 जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होगा तो इस पर क्या चार्ज होगा? प्लस माइनस ये जीरो, जीरो। और है कितना? 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस। इसी तरह से H2O, वो भी कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे लिखते लिखते। तो NH3 न्यूट्रल है, यानी 6 इंटू 0 प्लस। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है कितना? तो 3 इंटू -1। कुछ और कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो बराबर में 0। तो ये पार्ट 0 हो गया। x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3। यही इसका क्या कहलाएगा? प्राइमरी वैलेंस ऑफ कोबाल्ट, या इसी को बोल दीजिए आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत?
अच्छा, अब इसी तरह बोलेगा आपको सेकेंडरी वैलेंस निकालने के लिए। सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? अब पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय डेंटिसिटी, ऐसे कुछ लिखा होगा, पढ़ो तो। डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय डेंटिसिटी। हाँ सुनो, समझो, अभी समझोगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। कैसे निकालते हैं भाई, समझोगे? नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय डेंटिसिटी। अच्छा, NH3 है, समझोगे यहाँ पर ध्यान से, पहले समझना जो चीज समझाना चाह रहे हैं। NH3, इसके पास कितना लोन पेयर होगा? लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा, यानी एक NH3 कितना दे सकता है? एक। ठीक है, तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट। तो ये कौन से डेंटेंट का लिगेंड होगा? मोनो होगा। सर से मिले हो? आ जाओ। मोनोडेंटेंट लिगेंड, खैर वो भी पढ़ेंगे। तो यानी एक कितना बार दे सकता है? एक कितना दे सकता है? एक ही दे सकता है। और टोटल है कितना? तो नंबर ऑफ लिगेंड एक, और देगा डेंटिसिटी कितना है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए, या इसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंस बोलते हैं। इस तरह से निकालेंगे। एक बार देख लो, एक और एग्जांपल लेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। देख लो ध्यान से एक बार इसको, एक क्वेश्चन देंगे फिर बनाना। देख लिए? चलो, खुद से ट्राई करना है विदाउट चीटिंग। चलो, PVSB दोनों निकाल के दिखाओ, प्राइमरी बैलेंस सेकेंडरी बैलेंस। प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस दोनों निकाल के दिखाइए। चलिए, तीनों का निकाल के दिखाइएगा। बोलो भाई, PV और NV SB, प्राइमरी बैलेंस चाहिए सेकेंडरी बैलेंस चाहिए? पक्का? चलो एक बार चेक, सबका वही आ रहा है? सिर्फ इसी साइड, इस साइड किसी का नहीं आ रहा है? निकेल का मान लेते हैं X, ये पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 4 × 0 +2 × -1, यानी यहां से आपको मिल जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है, तो कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है अमोनिया? एक है, कितना? 4। तो सेकेंडरी बैलेंस हो जाएगा 4 × 1, इट मीन्स 4। आइए उसी तरह से इसका चेक कीजिए। हल्के में नहीं लेना, सब क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में, तुम प्रीवियस ईयर पलट के देख सकते हो, यही पूछता है सिर्फ इस चैप्टर से। दोनों 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 में आएगा। चलो बनाओ, अगला बनाओ, बताओगे? 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपका 5 आ जाएगा, वेरी गुड। और 2 0 2 +2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अगला बनाओ, अगला बनाओगे? क्या है 3 और? ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। x बराबर 3 आ रहा है, +3 आ रहा है, -3 आ रहा है। आइए यहाँ पे चेक करते हैं। x 5 × 0 1 × -1 2 × -1 बराबर 0, यानी x = 3 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कीजिएगा, तो ये 1 देता है, 5 है, तो 5 × 1 प्लस ये भी 1 देता है, ये भी लिगेंड में काउंट होगा क्योंकि अंदर लिखा हुआ है, तो 1 ×
1, यानी कितना हो गया 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंस हो गया 6 और प्राइमरी वैलेंस हो गया 3। अब भाई आ गया समझ में तो बोलो, आ गया समझ में अच्छे से? अब समझोगे? 6 आ गया, नहीं समझ में आया? ये समझ गया, 5 एकम 5। इसके अलावा एक यहाँ पर क्लोरीन भी बैठा हुआ है, क्लोरीन अपना एक लोन पेयर देगा। टोटल क्लोरीन कितना है? तो 1 × 1। कुछ और होता तो कुछ और ऐड करते हैं, इस तरह से। क्लियर है बात? अच्छा, अब थोड़ा और एक चीज, एक स्टेप और आगे सीख लो जो शायद काम आ जाए। स्ट्रक्चर का बात करते हैं। अगर कोई बोल दे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे बनाओगे? पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है? 6। यानी इस सेंट्रल एटम को 6 तरफ से कौन घेर के रखा होगा? NH3। तो पहले नॉर्मली 6 तरफ से इसको घेर दीजिए, NH3 NH3 चारों तरफ से इसे गोला बनाते हुए, NH3 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 कितना हो गया? 2 4 5 और एक और लगा दो, NH3। ठीक है? अब क्लोरीन कितना है? 3। तो जो भी ब्रैकेट से बाहर होगा उसको दिखाने के लिए डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करोगे। क्लोरीन कहीं भी लगा दो, कोई मसला नहीं, ऐसे अच्छा लगने के लिए ऐसे लगाते हैं। हो गया, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? तो इन दोनों का, इन तीनों का बनाइए, इन तीनों का स्ट्रक्चर ट्राई कीजिए। हो गया? बना लिया? आगे चले? क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, CBSE बोर्ड ज्यादा गौर से ध्यान दोगे, बिहार बोर्ड भी ध्यान दे लो, पर CBSE स्पेशली। यही होता है ना, CBSE होता है ना? क्या फुल फॉर्म होता है? अच्छा किया बता दिया, इसको हम लिख लेते हैं, कहीं याद रहेगा हमको। चलो, ध्यान दोगे? रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3, क्या बोलते हैं इसको? AgNO3 को पढ़ोगे? AgNO3 को क्या नाम होता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो सवाल आएगा, कोई भी डबल सॉल्ट रख देगा, बोलेगा एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कितना मोल AgCl प्रोड्यूस होगा? सवाल क्या रहेगा? सवाल ऐसा रहेगा, ये ब्रैकेट में कोई कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है? और यहाँ पर आपको लिखा रहेगा Cl, क्लोरीन। अब क्लोरीन हो सकता है 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, तो इसको हम मान लेते हैं X टाइम हो। और इसका रिएक्शन किसके साथ बोल दे कराने के लिए? AgNO3 के साथ। और सवाल होगा कि कितना AgCl बनेगा? रिएक्शन में AgCl बनेगा, देखो यहाँ से Ag इस Cl को उठा के ले जाएगा, जितना X होगा उतना ही यहाँ पर AgCl का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या बनता है? PPT। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, जो कि नीचे बॉटम में जमा हो जाएगा। ये सवाल आता है। अब सवाल आता किस तरह से है तो देखोगे, जैसे पहला क्वेश्चन हम देते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या, यहीं से लो ना, पीछे वाले उठाओ। ये है एग्जाम्पल, ठीक है? इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ? AgNO3 के साथ। बताओ कितना मोल AgCl बनेगा? कितना बनेगा इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ कितना बनेगा? 3। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन होगा? बोलो। ठीक, ठीक है, रिपीट कर देंगे, अभी क्वेश्चन देंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हम्म अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जैसे PdCl2 डॉट, ध्यान दोगे, 4NH3
और इसका रिएक्शन बोले आपको कराने के लिए AgNO3 के साथ, कितना मोल निकलेगा बताओ, कितना मोल निकलेगा यहाँ से AgCl? देखो, तो ऐसे भी देख के तुम देख सकते हो कि दो है तो दो निकलेगा, या तुम इसको इसके तरह से बना सकते हो। ये देखो, ये एक मेटल है, पहचानने आ रहा है, ये NH3 एक लिगैंड होता है, और Cl जो है बाहर में काउंटर बैलेंस के लिए आता है। तो इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, पहले सेंट्रल एटम, फिर लिगैंड, कितना टाइम है 4 टाइम, और बाहर से क्या बैलेंस कर रहा होगा Cl2। वही बात है, समझ में आया बात? क्या बनेगा 2 मोल्स ऑफ AgCl। क्या बनेगा भाई 2 मोल्स ऑफ AgCl। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। लिगेंड, लिगेंड नहीं, लिगेंड हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलेगा। समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे, बोल तो नहीं, बनाते बनाते सब क्लियर हो जाएगा। और इतना गारंटी है, सबसे आसान तुमको यही चैप्टर लगेगा, चैप्टर एंड होने के बाद पूरे केमिस्ट्री का। चलो क्वेश्चन लिखोगे अगला, लिखो क्या, हम ही लिखते हैं, चलो। PtCl4 डॉट 2HCl, बताओगे कितना मोल बनेगा AgCl? बोलो। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, लिगेंड बताओ। हम तुमको पहले तरीका लिखने का सिखाया ना, पहले तरीका लिखते हैं। आइए, पहले प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड क्या कर रहा है, हेलो हेलो, Cl2 2Cl, यहाँ पर Cl6 लिगेंड की तरह बिहेव होगा और H2 बाहर में काउंटर बैलेंस करेगा। अब बताओ कितना AgCl बनेगा, अब बताओ कितना AgCl बनेगा? 0। कोई AgCl का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एनायन की जगह पर अभी कौन है, हाइड्रोजन है। लिगेंड में पार्टिसिपेट कौन कर गया, क्लोरीन पार्टिसिपेट कर गया। ये कहानी क्लियर है बात? तो इतना हाई लेवल पे नहीं जाना है, एक एग्जांपल है। जनरली आपको क्लोरीन बाहर में लिखा रहेगा और पूछेगा कि रिएक्शन कराना है AgNO3 के साथ, कितना मोल बनेगा, तो बना लेना है। अच्छा चलो, एक चलो आगे चलते हैं। कंपाउंड नहीं है, एटम है। कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड और एटम में क्या फर्क होता है, ये मालूम है कि नहीं मालूम? एटम, एटम अकेला होगा, प्योर फॉर्म में होगा। कंपाउंड मिक्स होता है। अकेला क्लोरीन दिख रहा है, ज्यादा, एक से ज्यादा क्लोरीन है ना, 6 क्लोरीन है, तो कंपाउंड ही बना ना। जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो मिलके भी कंपाउंड बनता है, अकेले भी कंपाउंड बनता है। O2 क्या है, एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं? Cl2 कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, अकेला क्लोरीन है तो एलिमेंट है। जितना पीरियोडिक टेबल में 118 पढ़ते हैं वो सब एटम है, एलिमेंट है। अब कोई भी दो आपस में मिल जाए या दूसरे से मिल जाए तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखना है, लिगेंड कभी भी अकेला नहीं होगा। अकेला सिर्फ और सिर्फ कौन राज कर सकता है? सेंट्रल मेटल एटम। यहीं से आप प्राइमरी बैलेंस, सेकेंडरी बैलेंस और बाकी काम कीजिएगा, ठीक है। कैटाइन अलग, वहां भी पहचानना बताएंगे। डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसको सेंट्रल मेटम एटम रखना है, और जो डी ब्लॉक से अलग का एलिमेंट होगा उसको कैटाइन बनाना है। जैसे पहला लेक्चर, पहला पेज देखो यहाँ पर, किधर गया, यहाँ। बताओ पोटेशियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पोटेशियम कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। तो उसको क्या बनाए हैं? आयरन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? क्या बनाए हैं उसको? ये भी ध्यान देना है। डी ब्लॉक के अलावा जितना भी एलिमेंट होगा अकेले में या दुकेले में, उसको आप कैटाइन बनाइएगा। कंपाउंड में होगा तो उसको आप लिगेंड बनाइएगा, और बाकी जो होगा उसको एनायन बनाएंगे। हाँ, एनायन अकेले दुकेले जैसे काउंटर बैलेंस के लिए आ जाएगा। समझ गए? आगे चले। अब अगला सवाल, दोनों बोर्ड ध्यान दोगे, कंडक्टिविटी। क्या है सवाल हमारा? कंडक्टिविटी क्या होता है, जरा डिफाइन कर दो। कंडक्टिविटी, अरे सीधा बताओ कंडक्टिविटी होता क्या, नोट्स को गोली मारो।
व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी? करंट के फ्लो होने में सपोर्ट करता है, अपोज करता है? सपोर्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, देखो तुम ही लोग बताओगे अभी सोच के। CONH3 होल 6 ले लेते हैं। CONH3 होल 6 Cl3, ये ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान देते रहोगे भाई। चलो, सवाल का जवाब दोगे। ए बी सी को कंडक्टिविटी के ऑर्डर ऑर्डर में सजाना है, कैसे सजाओगे? कौन सबसे ज्यादा कंडक्टिव होगा? एक बार ये सब जो है सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, क्या बोल रहे हो? नीचे वाला सबसे ज्यादा होगा, यानी सी में सबसे ज्यादा होगा। फिर कितनों को लगता है ऐसा? कितनों को ये लगता है, बताओ मुझे। जवाब दो। हाँ, CBA किस अकॉर्डिंग, किस बात से, क्या कॉन्सेप्ट से? देखो हमको एक बात बताओ, कंडक्टिविटी किससे डिफाइन होगा? चार्ज से डिफाइन होगा। जिसके पास ज्यादा चार्जेस होगा वो ज्यादा कंडक्टिव होगा। मानते हो नहीं मानते हो? इसको जरा ब्रेक करो। लोन पेयर तो हो गया, लोन पेयर तो दे दिया, तभी तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब लोन पेयर कहाँ बचा? लोन पेयर दिया तभी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ ना। अगर नहीं देता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता क्या? ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिखता नहीं दिखता। अब इसको ब्रेक कीजिए, इस पर कितना माइनस आएगा? क्लोरीन कितना माइनस आता है? एक माइनस आता है। कितना आता है? एक। तो तीन है, तीन गुने -1 लिखेंगे, है कितना? एक माइनस है। इसको ब्रेक करते हैं तो ऐसे निकलेगा 3Cl माइनस में। बात तो वही है, तीन। अगर तीन माइनस है तो इस पे बैलेंस करने के लिए कितना प्लस चार्ज आएगा? तीन प्लस चार्ज आएगा। यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है CONH3 होल 6, इस पर कितना प्लस चार्ज आएगा? काउंट करो, तीन और एक जो दिख रहा है सिर्फ, तीन प्लस और एक कितना चार्ज है? टोटल चार्ज जोड़ो, माइनस मत करना। कितना है चार्ज यहाँ पर? तीन। यहाँ पर कितना चार्ज है? एक। तो यहाँ पर टोटल चार्ज अगर पूछा जाए तो कितना है? यहाँ बताओगे उसी तरह चेक करके। अब आई थिंक जवाब के करीब हो गए तुम लोग। कितना चार्ज है यहाँ पर? उसी तरह से यहाँ कितना चार्ज आएगा? दो। कितना चार्ज आएगा? ज्यादा चार्ज कहाँ है और कम कहाँ है? तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इसी तरह से लर्न करना है, इसको इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा 3 मार्क्स में। फील हम कहाँ से पैदा करा दे भाई? डांस करके दिखाए तब फील आएगा, बताओ। पढ़ाने आया ना, फील दिलाने थोड़ी आया। फील में अब क्या हम फील दिलाएं, बताओ। क्या?
NaCl सोडियम क्लोराइड करंट कंडक्ट करता है क्या? हम्म, एक्वस फॉर्म में करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक्वस फॉर्म में ब्रेक होता है। किस में ब्रेक होता है? किस में ब्रेक होता है? एक चार्ज कहाँ जाता है? प्लस में। एक चार्ज कहाँ जाता है? तब जाके क्या शुरू हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। एक पार्ट कहाँ गया? एक पार्ट कहाँ गया? अभी ना कंडक्शन शुरू होगा, कि वहां कंडक्शन शुरू हो जाएगा। वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सॉल्ट है। नमक में इधर से करंट लगा दो, इधर से करंट लगा तो बॉल जलने लगेगा? नहीं। वही नमक को पानी में घोल के लगाओ दोनों साइड से, बॉल जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि Na और Cl दोनों आपस में क्या हो चुका है? ब्रेक हो गया है। प्लस और माइनस आयन का फॉर्मेशन कर दिया है। उसी तरह से यहाँ पर ये तो समझ रहे हो ना, एक क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, तो तीन क्लोरीन है तो तीन माइनस को काउंटर बैलेंस कितना प्लस करेगा? तीन प्लस चार्ज करेगा। अब हम तुमको याद रखने के लिए तरीका या ट्रिक दे रहे हैं कि सीधे गिन लो। तीन और एक कितना हुआ? चार। दो और एक कितना हुआ? तीन। तो जितना ज्यादा आयन फॉर्मेशन हो रहा होगा प्लस माइनस में, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। डिपेंड करेगा चार्ज पे। बात खत्म। इसमें ऐसा क्या ना समझने वाला? इसमें ना लॉजिक का कौन सा बात है? सिंपल सा लॉजिक है। जितना आयन आप बनाइएगा, जितना प्लस माइनस चार्ज बनाइएगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो का। खड़ा हो जाओ। क्या खा रहा है? क्या खा रहे हो? आलोक, ऑफिस में लेके जाओ इसको। बोलो क्लास के बीच में खाना खा रहा है। चलो जाओ, जल्दी जाओ। समझे भाई? अभी समझ में आया नहीं आया? जितना प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा, जितना प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा, उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। बस इतना बात पढ़ना है। आगे चले। हाँ पी लो। चलिए अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स। क्या बोल रहे हो? तुम्हारे सारे स्किप कर दिए। कंडक्टिविटी नोट्स में नहीं है, वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें, ध्यान दोगे, NaCl, क्या ये डबल सॉल्ट है क्या? हाँ? कैसे पहचाने कि डबल सॉल्ट नहीं है? कैसे पहचाने कि डबल सॉल्ट नहीं है? ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लिखेंगे, अब बताना कि डबल सॉल्ट का एग्जांपल है कि नहीं। ये बताना। ये कौन सा सॉल्ट होगा? डबल सॉल्ट होगा? नहीं होगा? क्यों? देखो यहाँ पर एक सॉल्ट है पोटेशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर सिर्फ एक सॉल्ट है जिसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो ये डबल सॉल्ट में काउंट नहीं होगा। लेकिन ये आपका किसका एग्जाम्पल है? डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। एक से ज्यादा सॉल्ट दिखेगा उसको डबल सॉल्ट में काउंट कर लेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स का बात करें तो कॉम्प्लेक्स तो तुम लोग सीख ही गए। कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा आपको? इस टाइप में फॉर्मूला दिखेगा। वो किसका एग्जाम्पल होगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा। जैसे जैसे मैं बात करूं FeCl2। क्या बोल रहे हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जितना एलिमेंट है सब सॉल्ट है। सॉल्ट ही है, पूरा चैप्टर ही सॉल्ट है। पहचानना है कि अगर ब्रैकेट में लिखा है तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, और ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है विदाउट एनी ब्रैकेट तो वो डबल सॉल्ट में काउंट किया जाएगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ। H2O तो बस क्रिस्टलाइजेशन के लिए दिखाया जा रहा है, पानी निकल जाएगा हीट कीजिएगा तो H2O वेपर बन के। क्लियर है बात? अब आता है कि डिफरेंस बताइए, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है? तो अपने नोट से पहला पॉइंट पढ़िएगा, सर के नोट्स से।
डबल सॉल्ट। तो याद रखना भाई, डबल सॉल्ट वैसा सॉल्ट होगा जिसको आप पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटली डिसॉल्व इन H2O। जैसे समझोगे यहां पर बात देखोगे, ये डबल सॉल्ट है, इसको अगर आप पानी में डालते हैं तो K प्लस में ब्रेक हो जाएगा। Cl कितना है, 3Cl है, 3Cl माइनस में चला जाएगा, Mg2 प्लस में चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात, H प्लस OH तो पानी है, पानी को पानी छोड़ो, पानी पानी मिल जाएगा जा करके। समझ रहे हो बात। कंप्लीट डिसोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे हम Na को पानी में डालते हैं तो किसमें टूट जाता है, जितना पॉजिटिव है अलग, जितना निगेटिव है अलग। तो यहां पर भी जितना पॉजिटिव पार्ट है अलग, जितना निगेटिव पार्ट है अलग हो जाता है, उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। हाँ, पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। पर NaCl अकेला है, यहां पर देखो KCl MgCl2 दो सॉल्ट का मिक्सचर है, दो सॉल्ट का मिक्सचर होगा तब डबल सॉल्ट कहलाएगा। डबल सॉल्ट वो होगा जिसको आप पानी में डालिएगा तो पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, उसी को बोलेंगे डबल सॉल्ट। हाँ ठीक। अगला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल वही लिखा हुआ है FeCN6Cl2। अगर इसको वाटर में डालेंगे तो कैसे ब्रेक होगा बताओ, ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा FeCN6 और इस पर चार्ज आ जाएगा 2 प्लस और यहाँ पर 2Cl माइनस। इस तरह से ब्रेक होगा, पूरी तरह से अलग अलग ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि Fe प्लस अलग हो जाए, Cn अलग हो जाए जैसे यहाँ अलग हो रहा था, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यही डिफरेंस है किसका, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और। अच्छा एग्जाम्पल में पूछता है तो याद रखोगे दो, डबल सॉल्ट का दो एग्जाम्पल याद रखोगे, मोर सॉल्ट और दूसरा पोटास एलम। मोहर सॉल्ट और पोटास एलम। फॉर्मूला की बात करो, अगर फॉर्मूला भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Fe, बोलो आगे, डॉट 6H2। ठीक है, जो भी है नोट्स में लिखा हुआ है ना, अगर चाहो तो इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो, अदरवाइज पूछता नहीं है। जनरली एग्जांपल पूछेगा कि एक मोर सॉल्ट है, पोटास एलम है, बताइए, दो चार नाम रहेगा, इसमें से कौन कौन सा डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, कौन डबल सॉल्ट नहीं है, कौन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। मेन क्वेश्चन तो यहीं से आता है। बोलो कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट टर्म, चलिए सर का पहले बात कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म, सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड, डेंटिसिटी, चिलेट रिंग और चिलेटिंग। चलिए पहला बात, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है बता चुके हैं, द एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर, किससे एक्सेप्ट करेगा, लिगैंड से। बाई एटम ऑफ ग्रुप एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। तो सेंट्रल मेटल आयन का दूसरा नाम क्या होता है, लुईस एसिड, क्योंकि लुईस ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले लोन पेयर को वो एसिड है, और जो लोन पेयर डोनेट कर दे वो क्या है। तो NH3 क्या होगा, लुईस एसिड या लुईस बेस, NH3 लुईस एसिड होगा, लुईस बेस होगा, लुईस बेस होगा, क्योंकि NH3 अपना लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। समझ गया सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। अगला लिगेंड, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड लिगेंड और ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेस। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वही क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है, लीजेंड नहीं, लिगेंड, लिगेंड या लुईस बेस। डेंटिसिटी पढ़ोगे क्या है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप इन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। जैसे यहां पर लिगेंड कौन है बताओगे, कितना क्या है, CN6। अब डेंटिसिटी पूछे तो कितना होगा, 6, क्योंकि कितना नंबर ऑफ लिगेंड लगा हुआ है, 6, तो डेंटिसिटी हो गया 6। सेंट्रल मेटल एटम हो गया आयरन, और एनायन बैलेंसिंग कौन करेगा, क्लोरीन। आया बात समझ में, क्लियर है बात।
चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड, कितने टाइप का लिगेंड होता है, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ, अब तुमको पता है टाइप्स ऑफ लिगेंड का क्या मतलब होगा, कितने टाइप का लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है, जो क्या देता है, लोन पेयर। एक लोन पेयर दिया तो मोनोडेंटेंट, दो दिया तो बाइडेंटेंट, दो से ज्यादा दिया तो पॉलीडेंटेंट, दो से ज्यादा दिया तो पॉलीडेंटेंट, ठीक है। और एक और होता है एम्बीडेंटेंट, उसका कहानी ये होता है कि देने वाला दो होगा लेकिन दे रहा होगा कोई एक। लोन पेयर दो के पास होगा लेकिन दे रहा होगा कोई एक, तो वो टाइप का लिगेंड कहलाता है एम्बीडेंटेंट लिगेंड। तो बारी बारी पढ़ते हैं। पहला क्या है, मोनोडेंटेंट लिगेंड। तो क्या होगा इसका डिफिनीशन, बताओ खुद से। फॉर्म्स, अच्छा वर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो। कोई दिक्कत है क्या। तो इसके अंदर का एग्जांपल कौन कौन हो सकता है बताओ। NH3 हो सकता है, H2O हो सकता है, हैलोजन का कोई ग्रुप हो सकता है, Cl माइनस Br माइनस I माइनस एक ही देता है ना, ठीक है। NO प्लस हो सकता है, NH2 हो सकता है। एग्जाम्पल बताइएगा, यहीं पे लिख लेते हैं। मोनो डेंटेट लिगेंड जो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कितना लोन पेयर दे रहा होगा, लोन पेयर कितना दे रहा होगा भाई, एक। इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है, अमोनिया और वाटर, कोई भी हेलोजन, OH माइनस, है ना, NO2NO, ये सब क्या है एग्जाम्पल आपका, NH2। ये सब याद रखना पड़ेगा भाई, ये सब मोनोडेंटेंट लिगेंड है। देने वाला एक ही है और दे भी कितना रहा है, एक ही दे रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेंट लिगेंड। दूसरा मोनो के बाद कौन आएगा, बाइडेंटेंट लिगेंड। बाइडेंटेंट लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा भाई, कितना लोन पेयर शेयर कर रहा होगा। समझ रहे हो नहीं, सब बात लिखा हुआ है नोट्स में भी, सर भी लिखे होंगे, टू फॉर्म्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा डाइडेंटेंट होता है, बाई लिख दिए हैं। अच्छा बाई भी लिख सकते हो, बाई भी लिख सकते हो, डाई भी लिख सकते हो। बाई का मतलब भी दो होता है, डाई का मतलब भी दो होता है, तो एज योर विश, बाइडेंटेंट लिखो या डाइडेंटेंट लिखो, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है इन, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, देखिएगा इसका एग्जांपल EN, ऐसा। जैसे यहाँ पर CN6 हम लिख रहे थे ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कहीं पर आपको EN6 लिखा हुआ मिलेगा, तो क्या पता चलेगा सबसे पहले कि कौन सा लिगेंड है, डाइडेंटेंट, यानी कितना लोन पेयर दे रहा होगा, दो, ठीक है। अब ये डाइडेंटेंट लिगेंड होता क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर सर भी बनाए हुए हैं, देखिएगा, CH2 CH2 NH2 NH2। इसका नाम अभी तुम लोग IUPAC नेम बताओगे मुझे, बताओ भाई इसका IUPAC नेम। 1,2 डाइथाइलमीन, भाई कार्बन काउंट करो ना, 1 2, एक पर अमीन दो पर अमीन, तो 1 2 दो बार है, डाई मेथ और इथाइल, NH2 को अमीन ही पढ़ते हैं ना, याद है IUPAC। तो इन का मतलब, इस पूरे EN का पूरे अकेले का मतलब क्या होता है, 1 2 डाई मिथाइल अमीन। तो ऐसा भी देखने को मिले तो भी यही बात है, ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी यही बात है, ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी यही बात है। इन तीनों को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। EN का मतलब ही होता है 1 2 डाई इथाइल अमीन, याद रहेगा, बोलो। यही एग्जांपल है किसका, डाइडेंटेंट लिगेंड का। इसके बाद पॉलीडेंटेंट नहीं लिखा है क्या, चलिए पॉलीडेंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। पॉलीडेंटेंट में एक आता है, नाम भी इसका तुम लोग सुने होंगे शायद, पॉलीडेंटेंट मतलब तीन से, दो से ज्यादा, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉलीडेंटेंट के अंदर एक आता है हमारा हेक्साडेंटेंट। हेक्सा मतलब 6, यानी कितना लोन पेयर दे रहा होगा,
6। और इस भाई साहब का नाम पूछा जाता है जो होता है EDTA। नाम सुने हो कभी? रील्स में भी खूब सुनते होगे, रील वगैरह में भी खूब चलता है इसका मीम, EDTA का। इथाइलिन डाया अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? इथाइलिन डाया अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, एसीटेट भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो पूछेगा कि EDTA किस टाइप का लिगेंड है, मोनो डाई ट्राई या हेक्सा, तो क्या बताओगे? हेक्साडेंटेंट लिगेंड है। बोलेगा एक हेक्साडेंटेंट लिगेंड का एग्जांपल, तो EDTA का फुल फॉर्म तो इथाइलिन। पूछेगा EDTA कितना लोन पेयर शेयर करता है सेंट्रल मेटम एटम को, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 6। तो भाई ये सब बात आपको मुंह पे याद होना चाहिए ड्यू टू फॉर योर ऑब्जेक्टिव। अगर फॉर्मूला की बात करो, सॉरी, इसको फॉर्मूला को दिखाते कैसे, तो ऐसे। ये भी याद रख लेना। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो COO माइनस 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 माइनस, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एसीटेट। अगर माइनस हटा के यहाँ पे H लगा दे तो क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझे वापस से समझो। ये आपका EDTA का फॉर्मूला है, इसको मैं अलग बना लेता हूँ, रुक जाओ, हम इधर समझाते हैं। COO पहले हमको बताओगे कौन सा ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप। COO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? COO एस्टर होता था, याद है? COO एस्टर ग्रुप होता था। तो एस्टर में एसीटेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ पर COO है सिर्फ, तो इसका नाम में क्या पढ़ोगे? इथाइलिन डाया अमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अगर कहीं पर ये सब माइनस हटा के हर जगह मैं क्या लगा दूं? H लगा दें, तो COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो एसीटेट के बजाय क्या पड़ेगा? एसिटिक एसिड। N, देखो मैं बना ही देता हूं, N इधर भी लगा देते हैं, CH2COOH, इधर भी CH2COOH, इधर भी CH2COOH, और इधर भी CH2COOH। अब इसका नाम बताओ क्या होगा? बोलो भाई, अब इसका नाम बताओ क्या होगा? टेट्रा एसिटिक एसिड। समझे फर्क? समझ गए? यही होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। अब अगला क्या है हमारा? एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या लिखा हुआ है? हैविंग टू कोऑर्डिनेटरी सेंटर बट फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट अ टाइम। देने वाला कितना? 2, पर एक समय पर देगा कितना? 1। वही होता है एम्बीडेंटेट है। वो अब गया, वो खेल खत्म। वो अब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पार्टिसिपेट नहीं है। नहीं, वो लिगेंड अब कहाँ रहा? माइनस रहेगा तब ना। वो तो हम बताए हैं याद रखने के लिए कि अगर कभी मान लो आ जाता है एसिटिक एसिड तो ये डिफरेंस होता है। असल खेल ये है, लिगेंड के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, माइनस वाले को लोन पेयर देना है, इसको नहीं। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया ना H लगाते ही। हाँ तो 6 नहीं रहेगा ना, 6 की जगह यूज करना है ना EDTA का, तो क्यों यूज करेंगे? 2 के लिए तो हल्का सस्ता वाला चीज भी तो मिल जाएगा हमको। सॉल्ट अगर बनाना है, 2 ही लोन पेयर डोनेट करना है, 2 लोन पेयर के लिए हमको 1 इन वाला मिल रहा है ना, तो क्यों EDTA में खर्चा करने जाएंगे? ठीक है। हाँ, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या बोला हूं मैं अभी? हैविंग टू कोऑर्डिनेटरी सेंटर बट फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट वन टाइम। एक टाइम पर एक ही देगा, दूसरा नहीं देगा। जैसे हम बात कर लेते हैं NO2, यहां पर N के पास भी लोन पेयर है और O के पास भी लोन पेयर है, हाँ या ना? अगर N लोन पेयर देना चाहेगा मेटल को तो अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा, बोलो। अगर मान लो यहां पर N लोन पेयर ना देना चाहे, कौन देना चाहे? ऑक्सीजन, तो इसी NO2 को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ONO, और यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे रहा होगा? मेटल को दे रहा होगा। इस टाइप का लिगेंड क्या कहलाता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल में,
हाँ, दो में से कोई एक देगा। जैसे मान लो NO2 है, या मान लो NO ही है, NO ही है, तो N भी दे सकता है, O भी दे सकता है, पर एक टाइम पर कोई एक ही देगा। हाँ, एक टाइम पर कोई एक ही लोन पेयर देगा, दोनों लोन पेयर एट अ सेम टाइम नहीं देगा। इस तरह से ये कहलाएगा बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जाना जाएगा, बाइडेंटेट। बोलो कोई दिक्कत? इसी तरह से मान लेते हैं SCN, क्या बोल रहा हूं मैं? SCN, S से क्या है? सल्फर, और CN क्या है? साइनाइड। तो यहां पर नाइट्रोजन भी क्या सोच रहा होगा? सल्फर भी क्या सोच रहा होगा? देगा कोई एक ही। तो यही सब एग्जांपल है आपका बाइडेंटेट लिगेंड का। क्लियर है बात? डाई, हाँ। अगला है, कुछ बोल रहे हो क्या? अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर। पढ़िएगा क्या लिखा हो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर यूनिडेंटेट लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। वही बात जो हम आपको बताए हैं थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से, कि जितना लिगेंड का डेंटिसिटी होगा वही उसके किसके बराबर हो जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बराबर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल है K4FeCN6, तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 हो जाएगा। अच्छा, ये सब बात हम तुमको बता दिए, फिर यहाँ पर आ रहा है। चलिए देखिएगा भाई, अगला कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं? K4Fe, सब कहीं भी रहे तुम यहां देखो, Cl2, ऐसा मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स है, इस तरह का कोई एक कॉम्प्लेक्स है। तो भाई सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो आपका इन द ब्रैकेट लिखा हुआ पार्ट है, ये जो इंटर वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये केटाइनिक और एनाइनिक पार्ट को छोड़ के इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसी इतने पार्ट को बोलते हैं। ठीक है। अगला है काउंटर आयन। तो द एटम और ग्रुप एटम प्रेजेंट बोथ साइड द स्क्वायर शेप ब्रांच इज कॉल्ड काउंटर आयन। ये किसका नोट्स है? बोथ साइड है, बट साइड नहीं है, बोथ साइड, दोनों साइड, ब्रैकेट के दोनों साइड। ठीक है ना? तो इन दोनों को काउंटर आयन बोलते हैं। देखिएगा, ये और ये, इस पर जितना माइनस आ जाएगा वो इतना इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। दोनों काउंटर बैलेंसिंग का काम आता है। तो ये दोनों क्या कहलाता है? काउंटर आयन। ये क्या कहलाता है? सेंट्रल एटम। ये क्या कहलाता है? लिगेंड। जितना ये होगा वो किसके बराबर होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर या डेंसिटी के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंस बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही प्राइमरी वैलेंस होता है। जिसपे जितना नंबर ऑफ चार्जेस होगा उसकी कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। ये पूरे स्फीयर को कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। किसका? 6। CN6 है, 6 तरह से Fe को घेर के रखा होगा, CN6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अगला, अगला क्या है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल। देखो वही चीज है जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बताएं, देखोगे पहले ही बता दिए। ये चारों तरफ से जो घेर के रखे हुआ है एटम, इसी पूरे अरेंजमेंट को किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, चारों तरफ से जो घेर के रखा है वही क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अगला में सर, अच्छा अब दो चीज और है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो ये भी समझ लीजिए। होमोलिप्टिक क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। जहां एक टाइप का लिगेंड होगा वो क्या कहलाएगा? होमोलिप्टिक। जहां एक से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? चलिए अब आप लोग खुद ही बताइएगा कौन सा है ये, होमोलिप्टिक लिगेंड है या हेट्रोलिप्टिक है? होमोलिप्टिक है या हेट्रोलिप्टिक है? हेट्रो कैसे है? लिगेंड तो अकेला NH3 है। लिगेंड को देखोगे ना, अकेला लिगेंड है ना NH3। अच्छा, यहां पर होमो या होमो हेट्रो में बात करना, यहां बोलो, नीचे बताओ कितना लिगेंड हो गया? 1 2, समझ में आ गया? हाँ ये बताओगे, ये बोलो, ये बोलो,
हेट्रोलिप्टिक रीजन, एक लिगेंड NH3, दूसरा रीजन। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बताओ और बताओ, चलो यहाँ बताओ, ये बताओ। एक क्लोरीन भी है भैया, ना हेट्रोलिप्टिक। आ रहा है मजा? मजा ही तो आता है। आ रहा है फील, है ना? चल, जिसको बाउंस कर रहा है वो सो जाए। किसको बाउंस कर रहा है? जिसको बाउंस कर रहा है सो जाए। अगला है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पढ़िए क्या है भाई। द कॉम्प्लेक्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन इज कॉल्ड होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, और विच हैव, और अगर इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा जिसमें सेंट्रल एटम एटम एक से ज्यादा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हेट्रोन्यूक्लियर। तो बस इसमें भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो, चलो यहीं पर देखो, यहां पर कितना सेंट्रल एटम है? एक ही है, तो होमोन्यूक्लियर। अब इसी के बगल में एक और कॉम्प्लेक्स हम डॉट में जोड़ दें, या अलग अलग में होगा, यहाँ पे अकेला, यहाँ पे डॉट में अलग में ऐड करेंगे। अलग में हम ऐसे बना दे, देखो, समझा रहे, सब्र रखो। कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है, दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपस में मिला हुआ है, डबल नहीं होगा। डबल अलग है, जब इसको दोनों को डालोगे तो क्या तुमको पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा क्या? उससे मतलब नहीं है, दो सॉल्ट मिल रहा है प्लस और भी तो कंडीशन है, वो भी तो देखोगे भैया, पूरी तरह से टूटना भी तो चाहिए। डबल सॉल्ट का क्या कहानी है? एक से ज्यादा सॉल्ट प्लस जब उसको वाटर में डाला जाए तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा ना। अगर अकेला दोनों को देखो, अगर इसको अकेला देखोगे एक सेंट्रल एटम है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, सिर्फ इसको देखोगे एक सेंट्रल एटम है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा अलग अलग सेंट्रल एटम मौजूद है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे चलते हैं। मेन तो मेन पार्ट तो इसका खत्म हो चुका है, जो मेन पढ़ना था वही था, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह, बाकी भी प्रैक्टिस करते हैं। 36 पेज को हम कम कर रहे हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हो? मेन जो ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव था वो खत्म हो गया है। हाँ, नेम ऑफ लिगेंड हम रटवाएंगे आपको, काहे टेंशन ले रहे हैं? चलो एक क्वेश्चन है, इसको जरा जवाब देना। इसका जरा हमको प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस निकाल के दिखाओगे। चलो काम पे लग जाओ। चलो भाई, बनाओ इसका प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस, जल्दी। क्या बोल रहे हो? क्या मोबाइल चला रहे हो विशाल? हाँ दिख रहा है। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। मना जल्दी से इसका जवाब दो, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस। हम आपको एक हिंट देते हैं, NH3 भी न्यूट्रल होता है और En जो है वो भी न्यूट्रल होता है। प्राइमरी वैलेंस कितना आया? ठीक है, सबका ठीक है। सेकेंडरी बैलेंस बताओ। 6। अब यहाँ पर दिमाग लगा, NH3 मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है? NH3 मोनो, टोटल है कितना? तो 4 इंटू डेंटिसिटी कितना? ए। En 1 2 डाई इथाइल अमीन पढ़े थे अभी, ये किसका एग्जाम्पल पढ़े थे? मोनो मोनो या डाई? डाई। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2 है, कितना? 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर अच्छा अच्छा बच्चा फंस जाएगा। याद रखना है कि ये En जो है वो बाइडेंटेंट का है, तो डेंटिसिटी 2 लेंगे।
अगर यहाँ En2 होता तो 2 टू जा 4 हो जाता। इस तरह से काम करता। 2 into 1 हाउ, अभी बताए थे हाउ। En जो है बाइडेंटेंट है, क्या है? बाइडेंटेंट का मतलब डेंटिसिटी कितना होगा? 2 है कितना? 1, तो 2 एकम 4 एकम 4 और 2 1,2 डाइथाइलमीन। चलो समझ गए? बनाते बनाते याद हो जाएगा कि कौन मोनो है कौन डाई है। रटने का कोशिश मत करना। अब देखो एक बार तुम पढ़ लिए इन, एक को क्वेश्चन कर लिए, अब याद हो जाना चाहिए कि इन जो है वो क्या है? डाई, जहां यूज करेंगे एज अ डाई। ये भी याद होना चाहिए कि इसका जीरो होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। कोऑर्डिनेशन निकालने में हेल्प हो गया। रटोगे तो रट लोगे, समझोगे तो एक क्वेश्चन पे समझ भी सकते हो। अगला जरा निकाल के दिखाओ मुझे। OX का मतलब होता है ऑक्जेलिक। OX का मतलब ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है नहीं मालूम है? तो याद रखिए, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH। तो उसको हम COOH ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं? सीधे OX लिख रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि यहां से HH निकलेगा तो कितना माइनस आएगा? न्यूट्रल का तो लिगेंड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, HH को हटाना पड़ेगा। जैसे हम लोग EDTA से 2H को हटाए थे, तो यहाँ से 2H हटाएंगे तो इस पर कितना माइनस चढ़ेगा? 2 माइनस है, टोटल कितना? 3। तो अब निकालोगे। सब याद रखना है और काम करना है। हम्म। अभी भी सही तो बोल रहा है। 2 माइनस आ रहा है, यानी दो तरफ से लोन पेयर जाएगा, तो बाइडेंटेंट का एग्जांपल है 3 2 जा। बनाते बनाते दिमाग खुलेगा और याद रखना है इसको। OX ऑक्सिलेट है और ऐसा होता है। इसी तरह से प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस या कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बोले यहां तक कोई दिक्कत है क्या? किस पे? अच्छा ठीक है ठीक है। देखो क्रोमियम का निकालना है प्राइमरी वैलेंस, इसको क्या मान लो? इस पे -2 होता है तो 3 2 जा -6। पूरे पर चार्ज कितना है? -3। तो x इज इक्वल टू -3 + 6 कितना आ गया? 3। बाइडेंटेंट होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? डेंटिसिटी 2 है कितना? 3 2 3 जा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर है? चलो बोलो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? अब जान गए ना? चलो जान गए तो याद कर लेना। अगला फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फलाना फलाना फलाना। 6 क्वेश्चन है। अगर का काउंटर आयन पहले है तो पहले, और लास्ट में है तो लास्ट में इसका नाम लिखते हैं। चलिए IUPAC लिखना बाद में सिखाएंगे। IUPAC तो अगले ही क्लास में। चलिए एक और चीज निकालने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में भाई, EAN। एग्जाम में पूछा जाएगा EAN, इसका फुल फॉर्म भी बताते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बातें की थी? क्या नाम होगा उसका? सिडविक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वर्णन ने किया था, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में सिडविक थ्योरी में मेंशन है। ठीक है। अब EAN निकालते कैसे हैं तो फॉर्मूला पढ़िएगा भाई। दिख ही नहीं रहा है, यही तो दिक्कत है। इस चैप्टर का प्रिंट आउट कराओगे तो गड़बड़ आएगा। ठीक है, इधर का उधर छपेगा, तो अगर लिखना होगा तो लिखोगे, नहीं तो ऐसे PDF से पढ़ना। PDF में देख लो पीछे वाले पेज का भी आगे दिख रहा है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अगर हो जाता है तो अच्छा है। क्या है पढ़ो। नंबर ऑफ
सेंट्रल मेटल, CM सेंट्रल मेटल। हाँ, लिगेंड कितना देखोगे भाई, यहां ध्यान दोगे, EAN निकालने का फॉर्मूला, EAN निकालने का फॉर्मूला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो सेंट्रल मेटल एटम पर जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या बोल रहा हूं मैं, प्लस जितना इलेक्ट्रॉन लोन पे लिगेंड ने दिया, लिगेंड ने जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है भाई, डेफिनेशन ही बताएंगे अभी, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे थोड़ा सा परेशानी होगा तुमको, लिगेंड कितना डोनेट कर रहा है कितना डोनेट नहीं कर रहा है ये देखने पहचानने में। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आसानी से आप बना सकते हैं, उससे भी वही आंसर आएगा। वो क्या होता है भाई, तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, यही है ना, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सब सेंट्रल मेटल का ही बात होगा और किसी का बात नहीं होगा भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स दूंगा मैं तुमको, चलो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आओ, FeCO5, इसका हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बताओ। कोबाल्ट, CO का मतलब क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट एक न्यूट्रल एटम है, CO क्या है, न्यूट्रल एटम। कोबाल्ट नहीं है, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन है, कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाँ, न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेंट्रल एटम का, हाँ हाँ, कोबाल्ट नहीं है, CO है, कार्बन और ऑक्सीजन है, न्यूट्रल होता है। समझोगे, एक देखो यहां पर, 36, देखो यहां देखो, सबसे पहला क्या निकालना है, एटॉमिक, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसका x मान लो ये 0, तो x माइनस 0 बराबर 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 पचे 10, तो कितना हो गया 36। अब सिडविक थ्योरी जरा सुन लो क्या था, सिडविक थ्योरी बोला था कि जिस भी कॉम्प्लेक्स का, क्या बोल रहा हूं मैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसके नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के आसपास हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स अच्छा स्टेबल कहलाता है। जिस भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसके आसपास के नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स अच्छा स्टेबल कहलाता है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। 36 किसका होता है, क्रिप्टन का। क्रिप्टन कौन सा गैस है, तो ये अच्छा, बहुत अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, काफी बेहतरीन होगा। हो सकता है किसी अगले एग्जांपल में हमारा 36 के बजाय 37 आ जाए, किसी में 38 आ जाए, किसी में 39 आ जाए। अब चारों में पूछा जाए बेस्ट स्टेबल कौन है तो कौन होगा, 36 वाला। ऑर्डर बोलेगा तो 36, 37, 38, 39। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछने को मिलता है, यही होता है सिडविक थ्योरी। और करोगे क्वेश्चन भाई, अगला करो। बनाओ, बनाओ जल्दी।
कहाँ? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बोलोगे भाई? आइए निकालते हैं, अब हमको थोड़ी पता कितना होगा। निकेल का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 छक 12, 28 12 40। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 40 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा चलिए थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। चलो भाई अभी निकालो। हाँ बोलिएगा भाई क्या हुआ? एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन आ जाएगा -2 + 12 38। ठीक है, इसका बनाओ क्रोमियम का -3 2 इंटू 6, 6 है डेंसिटी। यहाँ कितना था? 6 था, तो मल्टीप्लाई करोगे ना भाई। एस्टोमेलोन पर नहीं है। ऑक्सीजन, यहाँ पर एक लोन पेयर बैठा होता है, यहाँ पर एक लोन पेयर बैठा होता है। अगर लोन पेयर नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर जो H2O का बनता है ये ऐसे बनता है, लेकिन दोनों जगह पर क्या मौजूद है? लोन पेयर बेंड कर देता है, स्ट्रक्चर को झुका देता है। ऐसे भी नहीं समझे तो समझो, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, यहाँ कितना किया, कितना हो गया, इसके पास कितना बच गया इलेक्ट्रॉन? स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए ना, कितना बचा? 4। 4 को दो दो पेयर में नहीं डिवाइड कर सकते हैं क्या? 2 लोन पेयर रह गया। यहाँ पे 6 है तो 2 इंटू 6 तो कितना आ गया? इसको कैलकुलेट करके भाई 30। ठीक है, तो दैट्स एनफ फॉर दिस डे।